नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार बीजेपी की इस महीने 2 वर्चुअल चुनावी रैली। कांग्रेस ने कोरोना संकट में असंवेदनशीलता करार दिया। जी हां दोस्तों, देश भर में जारी कोरोना वायरस के कहर और उसके चलते लगाए लॉकडाउन से अस्त व्यस्त हुई आम जिंदगी के बीच बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अभी से कमर कस लिया है। बीजेपी ने बिहार चुनाव अभियान का एक तरह से आगाज करते हुए इस महीने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर जश्न मनाने और सोशल मीडिया के जरिए वर्चुअल रैली का आयोजन करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने बिहार समेत देश के समक्ष खड़ी चुनौती के बीच चुनावी रैली को बीजेपी नेताओं की असंवेदनशीलता का प्रमाण बताया है। बिहार कांग्रेस के नेता और युवा कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष लल्लन कुमार ने कहा कि देश में आज करीब 2 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 5,815 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि बिहार में अब तक लगभग 4,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 24 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार का जश्न मनाना और वर्चुअल रैली का आयोजन असंवेदनशीलता का प्रमाण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक बीजेपी में असंतोष जारी। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, कई बीजेपी विधायक मुझसे मिले। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में नेता विपक्ष सिद्धरमैया ने बुधवार को दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा में असंतोष जारी है, क्योंकि भगवा पार्टी के कई विधायकों ने उनसे मुलाकात कर अपना असंतोष साझा किया है। नेता विपक्ष की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भाजपा विधायकों के एक तबके की बैठकों के चलते पार्टी में असंतोष के कयास लगाए जाने लगे हैं। सिद्धरमैया के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नेता विपक्ष ने कोप्पल में संवाददाताओं के साथ बातचीत में भाजपा में असंतोष होने की बात कही। विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया, यह सच है कि भाजपा में असंतोष है और यह जारी रहेगा। हम इससे जुड़ी किसी चीज में खुद को शामिल नहीं करेंगे और यदि सरकार अपने आप गिरती है तो तब देखते हैं। उन्होंने यह भी कहा, भाजपा के कई असंतुष्ट विधायकों ने मुझसे मुलाकात की है और अपना असंतोष साझा किया है। कहा जा रहा है कि मंत्री पद पाने की कुछ वरिष्ठ विधायकों की आकांक्षा आसन राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनावों के चलते भाजपा के भीतर राजनीतिक उठापटक हो रही है। 1 दर्जन से अधिक विधायकों, खासकर उत्तर कर्नाटक से संबंध रखने वाले विधायकों ने गत गुरुवार को भोजन पर वरिष्ठ विधायक उमेश कट्टी के शहर स्थित आवास पर मुलाकात की। बैठक में कई विधायकों के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की कार्यशैली और उनके पुत्र BY विजेंद्र के प्रशासन में कथित हस्तक्षेप पर नाराजगी जताने की खबरों के बीच सिद्धरमैया ने कहा कि लोग विजेंद्र को असंवैधानिक मुख्यमंत्री कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, लोग कहते हैं कि विजेंद्र असंवैधानिक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, यह हम नहीं कह रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस ने बीजेपी नेता संबित पात्रा को तीसरी बार भेजा नोटिस। 8 जून को थाने में बुलाया। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पुलिस ने तीसरी बार नोटिस जारी किया है। संबित को पहले 20 मई फिर 2 जून को रायपुर बुलाया गया, लेकिन वह एक भी बार पेश नहीं हुए हैं और अब 8 जून को तीसरी बार बुलवाया भेजा गया है। इस बार वे आएंगे या नहीं, यह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है। दरअसल सिविल लाइन थाना रायपुर में धारा 153A, 298, 505(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में संबित पात्रा से पूछताछ किया जाना है, इसलिए रायपुर पुलिस ने तीसरी बार नोटिस जारी कर 8 जून सुबह 11 बजे उपस्थित होने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में 30 लाख प्रवासी वापस आ चुके हैं बिहार। नीतीश सरकार की बढ़ी अब ये चिंता। जी हां दोस्तों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत के अनुसार सोमवार तक 30 लाख से अधिक प्रवासी बिहार वापस आ चुके हैं। अभी भी उनके आने का यह सिलसिला जारी है। हालांकि अब रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन इस दौरान एक बड़ी चिंता बिहार सरकार को सता रही है, वो यह है कि भारी संख्या में प्रवासियों के आने से बिहार के शहरी इलाकों में दबाव बढ़ सकता है। रोजगार की चाहत में पलायन कर आने वाले लोगों का झुकाव तेजी से शहरों की ओर हो सकता है। दरअसल फिलहाल जो हालात हैं उसके हिसाब से देश के अन्य राज्यों में लोगों के जाने की संभावना कम दिखती है। इसके साथ ही एक बड़ी हकीकत यह भी है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की भारी कमी है।
बिहार के नामचीन उद्योगपति सत्यजीत सिंह आशंका जता रहे हैं कि राज्य में आने वाले समय में नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में पलायन कर आने वाले श्रमिकों का झुकाव शहरी इलाकों में हो सकता है। बिहार सरकार लाख दावा करे कि बिहार में आने वाले श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन जो रोजगार के हालात बन रहे हैं उससे यह नहीं लग रहा है कि सरकार उतना रोजगार उपलब्ध करा सकती है जितनी संख्या में लोग बिहार पहुंचे हैं। फिलहाल जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कई सेक्टरों में सरकारी और गैर सरकारी रोजगार सृजन किया गया है जो लगभग 6,50,000 के आसपास हैं, लेकिन बिहार में आने वाले श्रमिकों की संख्या लाखों में है। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ेगा और गाँव में नौकरी की व्यवस्था नहीं होने से झुकाव शहर की ओर हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन तनाव, कांग्रेस ने कहा एलएसी गतिरोध पर सच बताए सरकार, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में चीनी सैनिकों की कथित घुसपैठ को लेकर सरकार देश को सच्चाई बताए और जनता एवं राजनीतिक दलों को विश्वास में ले। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि इस मामले में सरकार जो भी नीति अपनाएगी कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, सरकार से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप चीन को लेकर कोई भी नीति अपनाएंगे, चाहे वह आक्रामक नीति होगी या फिर बातचीत की नीति होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप तथ्य को छिपाते रहेंगे, तोड़ते मरोड़ते रहेंगे तो हम सवाल पूछते रहेंगे। सिंघवी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि भारत जिसे अपना क्षेत्र मानता है कि उसमें चीन के सैनिक अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं और भारत ने स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, इस बात को छिपाने और देश को बरगलाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय की ओर से अजीबोगरीब स्पष्टीकरण दिया गया कि मंत्री का बयान वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ी अलग अलग धारणाओं के बारे में था और उनकी बात को इस तरह से पेश किया गया मानो चीन की सेना हमारे क्षेत्र में है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि तथ्यों को छिपाना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के सामने सच बताना चाहिए और राजनीतिक दलों खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी को विश्वास में लेना चाहिए। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 1 महीने से चले आ रहे गतिरोध के संदर्भ में बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं और भारत ने भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। सिंह ने कहा कि भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच 6 जून को बैठक निर्धारित है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ने कहा था आखिरी गन्ने तक चलेगी चीनी मिल, सरकारी मिल ही हुई बंद, किसानों का 750 करोड़ रुपए भी बकाया। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने घोषणा की थी कि किसान का आखिरी गन्ना खेत में खड़े रहने तक चीनी मिल चलेंगी, लेकिन सरकारी चीनी मिल ही इस आदेश को नहीं मान रही है। आज जिले की सरकारी चीनी मिल ही बंद हो गई है। जिले के किसानों का अभी भी 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। बुधवार को रमाला शुगर मिल बंद हो गई, जबकि किसानों का गन्ना अभी भी खेत में खड़ा है। रमाला शुगर मिल पर किसानों का 97 करोड़ रुपए का बकाया भी है। जिले में सरकारी शुगर मिल रमाला व बागपत के अलावा मलकपुर शुगर मिल का संचालन होता है। इसके अलावा बाहरी जिलों में भी जिले के किसान गन्ने की सप्लाई करते हैं। फिलहाल पेराई सत्र समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है। मलकपुर शुगर मिल पर किसानों का करीब 391 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। बागपत शुगर मिल 10 जून को बंद हो जाएगी। बागपत शुगर मिल पर 43 करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह बाहरी जिलों में स्थित शुगर मिलों पर जिले के किसानों का करीब 250 करोड़ का बकाया है। लगातार शुगर मिल बंद हो रही है, लेकिन किसी भी शुगर मिल ने किसानों के गन्ने का पूरा भुगतान नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निसर्ग को लेकर राहुल गांधी की अपील, खुद का रखे ख्याल, पूरा देश आपके साथ। जी हां दोस्तों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। राहुल गांधी 3 जून को मुंबई पहुंचेगा तूफान निसर्ग। महाराष्ट्र और गुजरात पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। निसर्ग 3 जून को मुंबई तट पहुंचेगा। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। पुलिस ने लोगों की आवाजाही और सैर सपाटे पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर
लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग कल महाराष्ट्र और गुजरात पहुंच रहा है। इस कठिन समय में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने अपना ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। जी हां दोस्तों, कुछ प्रश्नों पर उठाए गए थे सवाल। हाई कोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेंगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल में जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यर्थियों को बहुत राहत मिलेगी। 2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतरिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasicedu.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है। इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।